नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। उन सबको हम डिस्कस करेंगे बाकी के 364 दिन। आज का जो दिन है दोस्तों बहुत ही स्पेशल हो जाता है और हमें याद दिलाता है कि 1947 के पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप देश की आज़ादी के बाद भी आप देखोगे हमारे देश में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो किसी भी दल से रही हो, किसी भी पार्टी से रही हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अपने अपने स्तर पर सभी ने भारत को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। हाँ, थोड़े बहुत खामियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, वो बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमने एक लंबी जर्नी तय की है। और इस बार का अगर आप थीम देखोगे, जो इंडिपेंडेंस डे का थीम है वो है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। एंड जाहिर सी बात है, अभी आजकल जेनजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, जेनजी का ज़माना है, तो यहाँ पर जो थीम है वो हाईलाइट करता है कि भारत के जो यंग जनरेशन है उनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जब हम बात करते हैं 2047 में भारत को एज अ डेवलप्ड नेशन बनना है। खैर, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर इंडिपेंडेंस डे पर हम क्या बोलेंगे। जैसे इस बार क्या ये 79th इंडिपेंडेंस डे है या फिर 80th इंडिपेंडेंस डे है। ध्यान रखिएगा, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो जो पहला एनिवर्सरी आता है वो 1948 में आया। तो तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने 79 ईयर्स कंप्लीट कर दिए इंडिपेंडेंस के। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की तो दिस इज 80th इंडिपेंडेंस डे। तो ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खैर, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी 79 ईयर्स की जर्नी है भारत की, फ्रॉम चरखा टू चिप्स, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदलाव हुआ। ओवरऑल आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और स्पेशली आप में से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई ऐसे आता है, कोई भी आपको लंबा कुछ भी लिखना होता है, तो वो आपको एक अच्छा गाइडेंस दे पाएगा ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर आज लास्ट डेट है, क्योंकि हर 15 अगस्त के मौके पर स्टडी आईक्यू सबसे बड़ा ऑफर लाता है यूपीएससी के बैच में। अगर आप यूपीएससी की बैच लेने की सोच रहे थे, कोई भी प्लानिंग कर रहे थे, आज लास्ट डे है, सबसे अच्छा मौका है, डोंट मिस दिस। 79% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी भी यहां पर दी जा रही है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल सकता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय, जब क्योंकि हम बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने छलांग लगाई है, तो इंडिपेंडेंस के समय अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए छोड़ा क्या था, एक बहुत ही कमजोर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेस। जो कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसकी वजह से भारत क्या बन रहा था, एक एक्सपोर्टर बन रहा था। वो भी किस चीज का, फिनिश गुड्स का नहीं, रॉ मटेरियल्स का। हम मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, वो बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। फॉरेन मशीनरी के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कमजोर थी और यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें भी हम बहुत पीछे थे। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद जो सबसे बेसिक क्वेश्चन सामने आया वो यही था कि क्या असल में हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो सकते हैं विदाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस। मतलब बिना टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस पाए, बिना इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस पाए, क्या हम सच में इंडिपेंडेंस रहेंगे। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नेहरूवियन पीरियड रहा है उसमें अगर आप देखिए तो पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड करने पर फोकस किया गया। भारत का जो साइंटिफिक फाउंडेशन है वो आपको उसकी शुरुआत वहां से मिलेगी। जैसे आईआईटी की हम बात करते हैं, सीएसआईआर लैबोरेटरीज हो गई, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, डीआरडीओ, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो बेसिक फिलॉसफी यही था कि भारत को साइंटिफिक टेम्पर और हमारा खुद का जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1955 के बाद से, वो हम महालनोबिस स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसमें हमने स्टील, हैवी मशीनरी, इंजीनियरिंग, पावर, कैपिटल गुड्स, इन सब के ऊपर फोकस किया गया था। और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोई भी देश जब तक हमारे पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स नहीं होगा, आप दूसरे देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। एंड दैट इज वाई इन सबको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। भारत का जो अर्ली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग फेज है वो कहाँ से हुआ,
बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में एंटर करना स्टार्ट किया 1960s के बाद, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने एक मेजर रोल प्ले किया था क्योंकि प्राइवेट कैपिटल बहुत कम था, डोमेस्टिक जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड थी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ECIL का गठन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है 1967 में। ये क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आपको पता है इसने किन चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया? बेसिकली भारत का जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इन सब में इसने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। फिर इसके अलावा आगे चलकर 1984 में C.DOT का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि इसके बिना जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन है वो आगे चलकर नहीं आ सकता था, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो टेलीकम्युनिकेशन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी। टेक्नोलॉजीज जो है वो डिज़ाइन की जाती थी उस समय डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा, वो उन्हीं के लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी और वो भारत में इतना महंगा सामान चल नहीं पाएगा। तो C.DOT ने हेल्प किया जो टेलीकॉम है वो भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाए, सस्ता बनाया जाए। और धीरे धीरे करते करते हर जगहों पर, शहरों से स्टार्ट हुआ, गांव में जो टेलीफोन है वो लाइन बिछना स्टार्ट हो गई क्योंकि वो फिर सस्ता होने लग गया। खैर, यहाँ पर अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, भारत में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया था अभी तक वो था सॉफ्टवेयर का रेवोल्यूशन। क्योंकि इंडिया वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सक्सेस हमें तब मिला जब हम सॉफ्टवेयर में एंटर किए। क्योंकि एक्चुअली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर कहीं ना कहीं भारत के जो पूरा जर्नी है उसमें मिसिंग रहा है। जनरली क्या कहा जाता है ना कि कोई भी जो कंट्री होती है उसकी जो जर्नी होती है वो एग्रीकल्चर से पहले मैन्युफैक्चरिंग की तरफ होती है, जिससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली फिर ये जाता है सर्विसेज की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से अगर चीज़ें होती हैं तो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, और जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हम कहते हैं ना वो शायद नहीं होता। प्रॉब्लम क्या रहा भारत के साथ, हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विसेज के तरफ शिफ्ट हो गए। खैर, जो भी है, इससे भी हमें काफ़ी फायदा मिला और सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आया 1980s के बाद से, और स्पेशली 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, इससे भारत की जो आईटी सेक्टर है वो तेजी से एक्सपैंड हुई, और कई सारे फैक्टर्स थे जिसने मदद किया। एक तो हमारे पास इंजीनियर्स का पूल काफ़ी बड़ा था, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, दे वर कैपेबल ऑफ सर्विंग इंटरनेशनल कंपनीज। फिर इसके अलावा लेबर कॉस्ट काफ़ी कम थी क्योंकि पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से काफ़ी तेजी से एक्सपैंड होता है। लेकिन असली बल तब मिलता है जब लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वो यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा पुश लगता है, Y2K मूवमेंट थे, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। Y2K प्रॉब्लम, आई एम श्योर कि आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जाना होगा इसको। बेसिकली क्या हो रहा था ना, 2000 के पहले जितने भी कंप्यूटर्स थे उसमें जो ईयर दिखता था वो 2 डिजिट में दिखता था। फॉर एग्जांपल अगर 1998 है तो 98 दिखता था, 1999 में 99 दिखता था ना। जस्ट इमेजिन, जैसे ही 2000 होने वाला था, मतलब 31 दिसंबर 1999 को, ठीक है, क्या ऐसा लग रहा था कि अगले दिन जैसे ही ये 12 बजेगा रात को, पूरा जो कंप्यूटर है वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट दिख रहा है ना, ये 99 से फिर ये वापस से 00 हो जाएगा। अब कंप्यूटर तो को नहीं पता ना कि वो 2000 हुआ है, उसको शायद लग सकता है 1900 में हम वापस आ गए। तो सब कुछ डिस्टर्ब होने वाला था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। और इस वक्त भारत की ज़रूरत पड़ी। जो भारत की कंपनीज हैं, हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं, उनको ज़रूरत था कि एक प्रोग्रामर्स लाए जाएं ताकि उनका जो पुराने सिस्टम्स हैं उसको मॉडिफाई किया जा सके। और इस वक्त भारत ने काफ़ी बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट किया। इंडियन जो आईटी फर्म्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्रेडिबिलिटी, एक्सपीरियंस, सब कुछ गेन किया भारत ने। और यहीं से जो भारत की आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हम कहते हैं ना, बड़ी बड़ी, चाहे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर क्या होता है, आगे चलकर भारत जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट आईटी सर्विसेज हब बन जाता है। क्योंकि देखो, भारत स्पेशली कैपेबल था किन चीज़ों में, आईटी सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, कंसल्टिंग में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में। एंड दिस बिकेम वन ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर सामने आए हैं उसमें बताया गया 2025-26 में $315 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, जिसमें $246 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है। सोचो भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड इसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्किल्ड जॉब्स, कितनी सारी चीज़ें आती हैं। बट इसमें आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हम सॉफ्टवेयर में तो तेजी से आगे बढ़ते गए, लेकिन व्हाट अबाउट हार्डवेयर?
अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर चलेगा किस चीज़ पर? हार्डवेयर पर चलेगा। तो भारत का सॉफ्टवेयर में तो काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस हो गया, लेकिन हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उतना नहीं सोचा। ये काफ़ी कमज़ोर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और आज के डेट में इसीलिए सेमीकंडक्टर में भी अगर आप देखोगे तो हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये जो इम्बैलेंस है, यही कारण है जो आज के डेट में आपको भारत की सेमीकंडक्टर पॉलिसी देखने को मिलती है। तो इससे भी काफ़ी कुछ सीखने लायक है कि यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक्स किए थे। खैर, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो वायर्ड वाले टेलीफोन्स थे वो तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, लेकिन असली जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन आता है वो आता है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन से, क्योंकि लैंडलाइन में स्कैरसिटी थी उस समय। उसके बाद मोबाइल फ़ोन का मास अडॉप्शन होता है, और जब जियो आया, मोबाइल इंटरनेट जब सस्ता हुआ, तब तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला। क्योंकि देखो, टेलीकॉम रेवोल्यूशन से होता क्या है, ये बाकी के बहुत सारी चीज़ों में असर डालता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास नेट है, तो सोचिए ई कॉमर्स, फिनटेक, ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया, कितने सारी चीज़ें बूम कर गई। जो स्मार्टफोन है, इफेक्टिवली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बन गया, जिसके तहत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस डिजिटल इकोनॉमी में एंटर कर गए, और इसीलिए स्टार्ट हुआ डिजिटल इंडिया। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 2014 में, उसके बाद आगे चलकर 2015 में डिजिटल इंडिया को लॉन्च करते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि भारत को ट्रांसफॉर्म किया जाए एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में, नॉलेज इकोनॉमी में। और विजन यहाँ पर यही था, आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड होगी। मोबाइल से आज के डेट में आप कितना कुछ कर सकते हो, डिजिटल एम्पावरमेंट होगा सिटीजन्स का। बट भारत में जो इसका ज़्यादा फायदा होना चाहिए, वो सिर्फ ये नहीं है कि सरकार वेबसाइट पर आ जाए, सरकार ऑनलाइन हो गई तो बस यहीं तक चीज़ें खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पर सरकार ने क्रिएट किया डीपीआई, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक फाउंडेशन है डिजिटल सिस्टम का, जिसके ऊपर चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, दोनों सर्व करती हैं। ये कुछ वैसा ले लीजिए जैसे हाईवे सरकार ने बना दिया, और उस हाईवे पर आप मस्त गाड़ी चला रहे हो, तो वैसा ही है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने बना के दे दिया, यूपीआई बनाकर दे दिया कि भाई अब चलाओ इसके ऊपर, जो आपको यूज़ करना है करो। इतने सारे ऐप्स आ गए, पेटीएम और पता नहीं कितने कितने। फिर इसके अलावा अगर हम आधार की बात करें तो यहाँ पर जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन, पहले हर चीज़ के लिए भागना पड़ता था इधर उधर, अब आधार से कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसीलिए ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, तो ये जितनी भी चीज़ें डिजी लॉकर, ये इसी के तहत आता है, ताकि एक बेस तैयार हो रहा है और उसी के ऊपर आपको सर्विसेज मिलती जा रही हैं। तो आधार में भी स्पेशली जैम ट्रिनिटी जो आया, जनधन, आधार, मोबाइल, इन सबको कनेक्ट कर दिया गया। सरकार बड़े आसानी से अब डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करती है। फिर इसके अलावा यूपीआई, आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से जो पेमेंट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे आजकल आपने देखा भी होगा, चर्चा चल रही है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर वगैरह लगाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि अब आगे प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है ना कि हम अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में, स्टार्टअप में हर तरह से सक्सेस मिल रहा है, लेकिन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स। जैसे मान लो हम कहते हैं ना, स्मार्टफोन आजकल भारत में बनने लग गया है, लेकिन स्मार्टफोन में क्या लगता है? प्रोसेसर लगता है, मेमोरी चिप्स लगती है, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, सेंसर, बैटरी। क्या आपको लगता है ये सब भी भारत में बन रहा है? नहीं। अगेन, ये सारी चीजें ज्यादातर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो कंट्री माइट असेंबल मिलियंस ऑफ फोन्स, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि उसमें जो चीजें लगी हुई हैं, क्या वो भी भारत में बन रही हैं कि नहीं। एंड दैट इज वाई मेड इन इंडिया का जस्ट मतलब ये नहीं होता है कि पूरा एंटायर वैल्यू चेन जो है वो भारत में ही बन रहा हो। एंड दैट इज वाई मेक इन इंडिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली इंपॉर्टेंट टारगेट बना मेक इन इंडिया में। जो लॉजिक था वो यही था कि डोमेस्टिक मार्केट हमारे पास है ही है, इतना बड़ा वर्कफोर्स है, इंजीनियरिंग टैलेंट है, डिजिटल कंजम्पशन बढ़ ही रहा है, तो क्यों नहीं हम चीज़ों को भारत में बना सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इसको एक बड़ा पुश मिला। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आज के डेट में भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसमें भी काफी प्रोग्रेस हो रहा है। इसके भी अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पर भारत में बनने लगी हैं। और स्पेशली जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आया है, इसके तहत भी बहुत सारे कंपनीज अब चाइना से शिफ्ट होकर बाकी देशों में जा रहे हैं, जिसमें भारत को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाला जमाना अब यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज सेमीकंडक्टर। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, उसका जो फाउंडेशन है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है चिप, सेमीकंडक्टर। तो चिप हर चीज में रिक्वायर्ड है, और इसीलिए सेमीकंडक्टर सिर्फ
एक अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एसेट क्रिएट होता है, स्ट्रैटेजिक एसेट क्रिएट होता है, जियोपॉलिटिकल एसेट है। आपको याद होगा जब कोविड का समय आया, किस तरह से जब चाइना से चिप नहीं आ पा, कहीं और से चिप नहीं मिल रहा था, कितनी बड़ी दिक्कत हो गई, गाड़ियों में प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। सो दैट इज वाई ये सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए भारत सरकार ने भी सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। पहला वाला तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 76,000 करोड़ का लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो दूसरा है वो भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और ये करीब आई थिंक 1.3 लाख करोड़ का लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली जो पहला वाला सेमीकंडक्टर मिशन था उसमें फैक्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था, कम से कम उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन अब फेज 2 में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन इससे अल्टीमेटली होगा क्या? हम सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? ताकि एआई में हम कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली समझो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो चलेगा कैसे? वो अल्टीमेटली चिप से चलेगा। जब आपको हाई ग्रेड के चिप्स, अल्टीमेटली आप डिपेंड रहोगे दूसरे देशों के ऊपर, तो अल्टीमेटली एआई में भी आप डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई मॉडल, अल्टीमेटली ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। और इसीलिए आप देखो तो भारत ने इंडिया एआई मिशन भी लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। पूरा जो एआई इकोसिस्टम है उसको हम यहाँ पर लाएंगे, और अल्टीमेटली देखो हम फॉरेन जो एआई प्लेटफॉर्म है सिर्फ उनके लिए कंज्यूमर नहीं बनना चाहते, हम अपना खुद का जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको बिल्ड करना चाहते हैं। एंड इसी के तहत सरकार ने इसको लॉन्च तो किया है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं होने वाला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है, हार्डवेयर पर अभी भी डिपेंडेंसी है, सेमीकंडक्टर में अभी भी गैप है, जो 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चिप्स होते हैं ना, वो अभी भी भारत नहीं बना पा रहा है। मतलब अभी तो हम बहुत ऊपर वाले जो चिप्स हैं उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा स्किल गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, डिजिटल डिवाइड भी अभी भी देखने को मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, डिजिटल प्रोटेक्शन करना है, एआई एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शन। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम फोकस तो कर रहे हैं, एआई को लाया जाए और ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन एआई से एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि इसके पिछले वाला जो रिवोल्यूशन हुआ था सॉफ्टवेयर में, उसमें जॉब लॉसेज होंगी। तो खैर जो भी है, इन सब के ऊपर ओवरऑल फोकस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं हम। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे, इस पूरे वीडियो में बेसिकली 3 फेज देखने को मिला। पहला, जब देश आज़ाद हुआ उसमें हमने कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश की, आईआईटी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब। फिर दूसरे फेज में सर्विसेज को हमने बेचा, आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, टेलीकॉम, ये सब। और अब जो तीसरा फेज है 2014 के बाद से लेकर अभी तक, और जो आगे आने वाला है, उसमें हम टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, यूपीआई, एआई, ये सारी चीजें, इनके ऊपर फोकस होगा। देखते हैं भारत किस दिशा में अब यहां से आगे जाता है। बट आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ इंसाइट मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड है? ये आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन में से। ब्रिटिशर्स के समय जब स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ऑफर होता है, डिस्काउंट होता है, वो लेने का। फ्रीडम डे सेल के तहत 79% का तो डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी सभी कोर्सेज पर। पूरा का पूरा प्रिपरेशन होता है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।